गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज आपने कहा था कि सीएजी और इलेक्शन कमीशन बताने को। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आईआर पे कल से आएंगे। तो देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो पहली बात तो ये बता दे बच्चों कि पहला, सीएजी का जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। इसका मतलब है सीएजी क्या करता है? पहला, यह संघ और राज्य दोनों की लेखाओं का परीक्षण करता है। ऑडिटिंग। तो सीएजी मेनली ऑडिटर है बच्चों। देखा क्या है सीएजी? ये है केवल ऑडिटर। सीएजी क्या है? आप कह लो कि लेखा परीक्षक है, नियंत्रक नहीं है। सीएजी इज मेयरली एन ऑडिटर। बात ध्यान रखने की है बच्चों। सीएजी क्या है? ऑडिटर है। इसका मतलब है एक होता ऑडिटर, दूसरा होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट काम क्या करता है कि भाई पैसा कितना खर्च हुआ उन सब का हिसाब किताब बना लेना। यानी आप महीने में कितने पैसा खर्च कर रहे हो, अकाउंटिंग है। और कितने सही तरीके से खर्च किया गया, ये ऑडिटिंग है। तो ऑडिटिंग का मतलब है कि लेखा परीक्षण है। सीएजी क्या नहीं है? ये नियंत्रक नहीं है। सीएजी नियंत्रक नहीं है। इट्स नॉट अ कंट्रोलर। इट्स नॉट कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब है इसका काम भारत की संचित निधि से पैसा निकलने के बाद होता है, पहले नहीं होता। जब भारत की संचित निधि से पैसा निकल जाएगा तब ये काम करता है। यानी पैसा निकालने पे इसका कंट्रोल नहीं होता। सो इट्स नॉट कंट्रोलर, इट्स इज ऑडिटर। पहली बात ये ध्यान में रखना है। और जहां तक है कि संघ का, यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का ये केवल है ऑडिटर। यूनियन गवर्नमेंट का क्या होता है? देखो, यूनियन गवर्नमेंट का जो खर्च होता है उसका जो अकाउंटिंग करता है, लेखांकन, जो लेखांकन है, जो अकाउंटिंग है, वो कौन करता है? संघ सरकार के मंत्रालय। अकाउंटिंग इज डन बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। लेखांकन कौन करता है? संघ सरकार के मंत्रालय। इज डन बाय मिनिस्ट्रीज। लेकिन लेखा परीक्षण कौन करता है? ऑडिटर कौन होता है? लेखा परीक्षण कौन करता है? ऑडिटिंग। ये सीएजी करता है। ये बात ध्यान रखना। यानी संघ सरकार के अकाउंटिंग, लेखांकन, अकाउंटिंग का मतलब कितना खर्च हुआ। संघ सरकार के अकाउंटिंग वाला काम सीएजी नहीं करता, चूंकि मंत्रालय करते हैं। और दूसरी बात है, नियंत्रक तो है ही नहीं है, इसलिए सीएजी के बारे में कहा जाता है जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। कई बार किसी के नाम होते हैं कलेक्टर, लेकिन पता चला कि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, नाम है कलेक्टर। तो नाम है जज। और मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट गया, एक किसी गांव में गया तो बच्चे का नाम था डीएम। तो मैंने कहा भाई क्या करते हैं? कहा कि ये वाहन चलाते हैं, नाम है डीएम। तो सीएजी के बारे में ऐसे है, जो नाम है वो काम नहीं करता। कई बार ऐसा हो जाता है, कई लोगों के नाम बड़े अजीब से हैं लेकिन काम बड़े ऊंचे हैं। तो ऑडिटिंग, जो सीएजी ऑडिटिंग करता है संघ सरकार की, और अकाउंटिंग नहीं करता। सीएजी अकाउंटिंग कौन करता है? मिनिस्ट्रीज। इसका मतलब है कि अगर मिनिस्ट्रीज का मतलब है रक्षा मंत्रालय, खर्च का अकाउंटिंग कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन खर्च अच्छे से हुआ, बुरे से हुआ, अच्छे हुआ है, कौन करेगा? सीएजी। लेकिन राज्य के मामले में कंडीशन अलग है। इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य के मामले में कंडीशन अलग है। ये लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है। सीएजी डज accounting as well as
ऑडिटिंग। ये लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करता है। तो ये कंडीशन है, राज्य के मामले में अलग है। और दोस्तों इसीलिए देखो कि बिहार का जो चारा घोटाला आया था, वो सीजे ने तो उजागर किया था। आप समझ सकते हो कि इसलिए हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, लेकिन सीएजी पूरे इंडिया के लिए एक है। तो राज्यों का लेखांकन का अलग सिस्टम नहीं है, पूरा सीएजी काम करता है। तो राज्यों का अकाउंटिंग भी करता है, ऑडिटिंग भी करता है। संघ का केवल ऑडिटिंग करता है, अकाउंटिंग नहीं करता। तो आप देखो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने 2 रुपए की बुक है और आपने 4 रुपए में खरीद ली, तभी मामला किसका है, ऑडिटिंग का, कि आपने पैसा गलत खर्च किया, फिजूल खर्च किया। 4 रुपए की बुक आपने 3 रुपए में खरीद ली, देन यू डिड समथिंग एक्सीलेंट। और आप जानते हो बच्चों, लालू प्रसाद यादव इस चक्कर में फंस गए थे। अब सीजी का रोल आप देखोगे, देखिए ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। ऑडिटिंग का मतलब केवल पैसे से नहीं होता, बड़ी बारीक नज़र होती है सीएजी की। और बिहार सरकार ने किया क्या, चारा खरीदा था पंजाब से, उसमें चारा भी था, पाउडर भी था, और बफलो, मुर्गी, भैंस, बकरी सब खरीदी गई थी। लेकिन सब खरीदी गई नहीं, क्योंकि पेपर पे खरीदारी हुई। तो हुआ क्या था कि अब ये सरकार ने, बिहार सरकार ने दिखा दिया कि सारा कुछ पंजाब से चला और खरीद दिया गया। और पंजाब से आके कि जैसे मुगल सराय, वाराणसी के पास एक जगह है, जैसे मुगल सराय में सब आया, सारे मुर्गी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सारी भैंस मुर्गी वगैरह सब मर गई। लेकिन देखो गवर्नमेंट ने कहाँ गड़बड़ कर दिया, गवर्नमेंट ने ये नंबर दे दिया कि भाई आखिर में मुर्गी भैंस आई किसी ट्रक से आई होगी, नहीं, गवर्नमेंट ने स्कूटर का नंबर दे दिया था। अब लोगों को बड़ा हैरानी हुई, भाई स्कूटर के नंबर से मुर्गी भैंस कैसे पंजाब से मुगल सराय तक आ गई, वाराणसी तक आ गई। इसी मामले में घोटाला आया था। अब जब देखें सीएजी में कौन कौन लोग होते हैं, पहला जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। तो पहला न तो नियंत्रित है, वो कंट्रोलर नहीं है, उसका काम पैसे खर्च करने के बाद शुरू होता है। संघ के लिए एक ऑडिटर है और राज्य के लिए ऑडिटर अकाउंटेंट दोनों है। अब जरा हम आर्टिकल, अब देखो दोस्तों, हमारे संविधान में जब सीएजी की बात आती है, उसमें सीएजी की बात में केवल आर्टिकल 148 से, आर्टिकल 148 से 151 तक बात कही गई है। तो आप जानते हो 3-4 आर्टिकल में क्या कहा जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात कह दी गई है। यानी सीएजी की मूल भूमिका है। ऐसे देखो, ये सीएजी क्या करता है, भारत का लेखा परीक्षण करता है। तो लेखा परीक्षण करता है, ऑडिटिंग करता है। सीएजी क्या करता है, और ऑडिटिंग का मतलब क्या है, पहला देखो ऑडिटिंग कई प्रकार की होती है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि जिस मद के लिए पार्लियामेंट ने पैसा दिया था, विधानसभा ने पैसा दिया था, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट बाकायदा राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है, संसद के सामने, गवर्नर रखवाता है राज्य विधानसभा के सामने। तो सीएजी का मूल काम क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया, प्रैक्टिकल काम है। तो सीएजी का मूल काम क्या है, कि सीएजी करता क्या है, पहला क्या करेगा ये कि देखेगा प्रोपराइटी, यानी खर्च उचित होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रोपराइटी ऑडिटिंग। खर्च उचित होना चाहिए, दैट इज अ प्रोपराइटी ऑडिटिंग। दूसरी बात है, खर्च वैधानिक होना चाहिए, लीगल ऑडिटिंग। अब जब देखते हो उचित खर्च होना चाहिए, जैसे कई बार बच्चे दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो अगर दिल्ली में अब बच्चों का 5,000 रुपये कमरा मिल जा रहा है, तो 10,000 रुपये कमरे लेने की जरूरत क्या है। 5,000 रुपये कमरा अगर मिल जा रहा है, अब कहीं एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में स्लीपर क्लास से जा सकते हो, लेकिन ना, इसी से जा रहा है बच्चा मेरा, इसका मतलब बापू का पैसा बापू को चून लगा रहे हो। वैसे हमारे देश में टैक्स पेयर पैसा खर्च करता है बच्चों, और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सीएजी की बड़ी प्रशंसा की थी। उनका कि सीएजी इज वॉच डॉग, ये वॉच डॉग है पब्लिक पर्स का। बच्चों देखो, हमारे जेब से भी 25 पैसे कहीं गिर जाए तो माँ पिटाई कर देती थी। और टीएन सेशन ने किताब में लिखा कि 25 पैसे उन्होंने फालतू खर्च कर दिए थे, माँ ने बड़ी पिटाई की थी। और तभी उनको प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया
कैसे उचित खर्च करना है, और 25 पैसे उन्होंने समोसा खा लिया था। ये मेरा सोच के देखो। तो हमारे यहाँ गरीब जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट अनुचित तरीके से खर्च करेगी तो ये बात ठीक नहीं है। एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए? होना चाहिए प्रोपरेटी, सही होना चाहिए, मितव्ययिता से होना चाहिए। और वैधानिक का मतलब है अगर आपने पेरेंट्स से पैसा ले किताब के लिए, अगर आपने पैसा ले बुक्स के लिए, तो बुक्स का पैसा बुक्स में खर्च होना चाहिए। ये नहीं बुक्स का पैसा लेके देख लिया शैतान। ये भी ऑडिटिंग का मामला है। ऑडिटिंग का शब्द अपने आप में बहुत बड़ा होता है। ऑडिटिंग का मतलब है पैसा ही केवल खर्च नहीं, दूसरा है परफॉर्मेंस, निष्पादन। ये नहीं पता चला जैसे ही दिल्ली आए, जैसे ही अपने शहर में आए, तो बच्चे राजस्थान, कोई बच्चा जयपुर आ गया और सब कुछ खरीद लिया, मेज कुर्सी सब कुछ खरीद लिया, लेकिन मेज कुर्सी पर बैठ के पढ़ा नहीं। अब बताओ क्या फ़ायदा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेल चला दी, और रेल चलाने में अगर कोई यात्री नहीं बैठे, कोई लोग नहीं बैठे, तो ये खर्चा फालतू हो गया। तो जब सीएजी ऑडिटिंग करता है बड़ी पैनी निगाह रखता है बच्चों, तो सीएजी ये तक देखता है कि वेदर एक्सपेंडिचर वाज अप्रोप्रिएट, प्रोपराइटी ऑडिटिंग, और संसद से जिससे परमिशन लिया गया था उसी मद के लिए पैसा खर्च किया गया हो, मतलब आइटम शुड बी सेम। और दूसरा परफॉर्मेंस। अब ऐसा नहीं कि संसद ने पूरा पैसा, सरकार ने पैसा खर्च कर डाला, डीआरडीओ को दिया और मिला उसे ठंडी नहीं। परफॉर्मेंस तो बड़ी बात होती है बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि एवरी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। और इसलिए आप देखोगे सीजी क्या है? पब्लिक पर्स का चौकीदार। कई बार तो बच्चों हमें अजीब सा लगता है कि मान लो समबडी इज अ पिक पॉकेटिंग, अगर एक व्यक्ति ने किसी की जेब काट दी तो भीड़ उसको ऐसे मारते इसे नाना पटेकर। कमाल की बात है यार। अरे मेरे बच्चों, एक व्यक्ति ने जेब काट दी उसकी कितनी पिटाई कर रहे हो, लेकिन जो पूरे देश की जेब काट रहा है उसको हम कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए कहा जाता है, और जरा सोच के देखो, देश की जेब कौन काट देता है? कई बार शासन करने वाले लोग। याद रखो बच्चों, ये शासन जनता का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। इसलिए सीएजी को बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है। तो सीएजी सरकार के सारे खर्च, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना मिनिस्ट्री को पैसा दिया गया, यही तो सारा ऑडिटिंग करता है। तो सीएजी क्या करेगा? सारा ऑडिटिंग करेगा, और सीएजी ऑडिटिंग करके ला किसको देगा? सरकार के सामने। अब सीएजी क्या करता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट रखवाता है संसद के सामने। लेकिन बच्चों, जब सीएजी गिव द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट टेबल द रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट क्या करता है? ये पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट टेबल द रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट। लेकिन आप जानते हो जब सीएजी की रिपोर्ट आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ पता ही नहीं चलता, बड़ी टेक्निकल रिपोर्ट होती है, तो उन्हें हवा नहीं चलता आखिर में लिखा क्या गया है क्या। अब इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए संसद इस रिपोर्ट को सौंपती है लोक लेखा समिति को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ये पीएससी है, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है बच्चों, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएससी का मतलब ये नहीं प्रोविंशियल कॉन्स्टेबलरी, पब्लिक अकाउंट। तो पीएससी होती है, पीएससी में 22 मेंबर होते हैं, 15 जैसे पीएससी है वैसे एक एस्टीमेट कमेटी, आकलन समिति। याद रखो सरकार के खर्च में क्या हमारा एस्टीमेट है और क्या हमारा खर्च है, तो लोक लेखा समिति क्या करती है? ये बाकायदा, इसमें 15 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा के, 22। तो देयर इज 22 मेंबर्स इन पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। और अब ये लोक लेखा समिति, परंपरा ये है कि लोक लेखा समिति का जो चेयरपर्सन होता है अपोजिशन से आता है, विपक्ष से। इसका मतलब दोस्तों, अब जरा सोच के देखो, यही पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। यानी मामला देखो, यही से बार बार जब पढ़ने का तरीका आपको कैसे होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका ध्यान केवल आर्टिकल 148 से 151 पे टिका हुआ है, नहीं।
ऑलवेज थिंक इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तभी आप ऐसे अगर अच्छा लिख पाते हो। भैया आप जब मेंस का आंसर केवल फैक्ट आप पढ़ोगे तो कभी लिख नहीं पाओगे, तो लिखने की समस्या पढ़ने जुड़ी हुई है। जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, इसका मतलब सीएजी नहीं है बच्चों, ये पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है, और ये सीएजी नहीं है। अगर सीएजी ना हो तो लोक लेखा कमेटी कोई काम नहीं कर पाएगी, सीएजी ना हो तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इस चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप देखोगे, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, रिपोर्ट को सिंपल, सीएजी की रिपोर्ट को सिंपल बनाती है, सीएजी की रिपोर्ट को सरल बना देती है, क्योंकि इकोनॉमी का मामला है। सिंप्लीफाई द रिपोर्ट ऑफ सीएजी, तो सीएजी की रिपोर्ट को सरल बना देती है। अब जब सरल बना के देती है तब फिर उसको संसद के सामने फिर दोबारा रखा जाता है, और लोक लेखा समिति की बाकायदा सहायता सीएजी करता है, क्योंकि अब देखो लोक लेखा समिति क्या पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसीलिए सीएजी बाकायदा बताता है। और जब ये फिर रिपोर्ट सिंप्लीफाई करके संसद सामने रखी जाती है, तब फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू होता है। तब सारे घोटाले सामने आते हैं, यहाँ के खर्च में गड़बड़ी हुई है। अब इस बात से देखा जाए बच्चों, फिर सीएजी का रोल क्या होता है, व्हाट इज रोल ऑफ सीएजी। तो सीएजी की भूमिका क्या होती है, पहला, संसदीय शासन में जवाबदेही बनाए रखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी। और दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट ने जितना पैसा खर्च किया बताए तो, और गड़बड़ी क्या वो भी बताए। इसे देखो, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सब सीएजी की रिपोर्ट से आया। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, सीएजी की रिपोर्ट अगर कोई आ जाए तो उसके आधार पर किसी को कोर्ट में हम मुकदमा चला सकते हैं बच्चों? नहीं, उसके लिए सीबीआई जांच चाहिए। यानी सीएजी की रिपोर्ट रिकमेंडेटरी होती है। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के अलावा बाकी किसी की राय बाध्यकारी नहीं होती, वो इन्फोर्सेबल नहीं होती, बाध्यकारी नहीं होती, जवाबदेहिता कम। इसलिए पार्लियामेंट किसको जवाबदेह बनाती है, कार्यपालिका को। भाई कार्यपालिका ने करप्शन, पैसा कार्यपालिका के हाथ में है, तो पालिका कार्यपालिका करप्शन ना करे उसके लिए क्या है, सीएजी है। तो सीएजी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आ गई। और उसके बाद देखोगे सीएजी की भूमिका क्या है, उसके बाद सीएजी की भूमिका क्या है, करदाताओं के पैसे की रक्षा। करदाताओं के पैसे की रक्षा, यानी वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स। वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स। और तीसरा, सीजी क्या करती है, यह संसद का मित्र है, ये संसद की दोस्त है, कार्यपालिका का नहीं बच्चों, संसद की मित्र और मार्गदर्शक है। इट इज अ फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पार्लियामेंट। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद के मित्र है, मार्गदर्शक है, फिलोसफर है। तो ये है भूमिका। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सीएजी बाकायदा भूमिका निर्वाह करती है, ये संसद का मित्र है, मार्गदर्शक है, इसलिए फ्रेंड फिलोसफर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी सीएजी पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। याद रखना बच्चों, इसी कारण जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, अब सवाल है कि आप कहोगे सर सी ठीक है, अगर सीएजी ने कह दिया चारा घोटाला हुआ, ये सब घोटाला, क्या होगा इसका? तो बच्चों क्या होगा नहीं, उसके बाद कोई मामला सीबीआई जांच को सौंपा जा सकता है। तो सीबीआई जांच के आधार पर किसी को हम ऑप्शन ले सकते हैं। और ये भी बात याद रखना बच्चों, मामला इतना ही नहीं है, जब सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सहायक रूप में उसका रोल होता है। अब एक बार ऐसा हुआ था, विनोद राय थे सीएजी, और जस्टिस कपाड़िया थे चीफ जस्टिस। दोनों पार्टी मिले तो जस्टिस कपाड़िया ने कहा विनोद राय से, विनोद राय वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। विनोद राय ने कहा करे भाई सर हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है।
तो जस्टिस कपाड़ी ने क्या कहा, आप ऐसा है, आप सीएजी की रिपोर्ट के आधार को लेकर आप उच्चतम न्यायालय में किसी को भेजो। उनका कैसे भेजो, अरे उनका पे जनहित याचिका लेके भेजो। इसलिए बच्चों सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 2J के आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया गया था, और इसी PIL के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने सारा एलोकेशन रद्द कर दिया। इसी PIL के बेस पे उच्चतम न्यायालय ने सारा एलोकेशन रद्द कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बाकायदे बात कह दी कि जनहित याचिका इसका मतलब है। और जब उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय देता है, सीएजी की रिपोर्ट देती है, तो उसका फर्क क्या है, उसको मीडिया कवर करती है और मीडिया से जनमत बनता है। इसीलिए बच्चों अगर जनमत बन गया किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, उन्हें चुनाव में पराजय मिल सकती है। अगर किसी नेता के खिलाफ जनमत मिल गया तो उन्हें चुनाव में पराजय का सामना देखना पड़ सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे सीएजी का बड़ा रोल है। इसलिए आप देखोगे सीएजी के अपॉइंटमेंट का तरीका राष्ट्रपति का है। अब सीएजी मतलब सरकार के खिलाफ बोलता है। याद रखना दोस्तों, संसद का दोस्त है, ये सरकार के खिलाफ काम करता है। सरकार के खिलाफ काम करेगी तभी सरकार उत्तरदायी रहेगी बच्चों। लेकिन अब सवाल है कि अब सीएजी के बारे में, जब सीएजी की ये भूमिका है, तो आप याद रखना सीएजी की संरचना भी बड़े महत्व की है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है सीएजी का पद, सीएजी की सुविधाएं बिल्कुल वैसी हैं जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है। यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करेगा। और सीएजी को हटाया कैसे जाएगा, रिमूवल कैसे होगा, ये आर्टिकल 148 में लिखा गया है कि सीएजी को हटाया कैसे जाएगा, हाउ सीएजी शैल बी रिमूव्ड। रिमूवल कैसा होगा, सीधे संसद के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के आधार पर ही ओनली पार्लियामेंट कैन रिमूव द सीएजी। जैसे जज को हटाया जाता है कि पार्लियामेंट प्रस्ताव पारित करेगी तभी उसे हटाया जा पाएगा। और उसके वेतन भत्ते की बात 1971 के एक्ट के द्वारा तय की गई है, क्योंकि हर चीज संविधान में लिखी नहीं आ सकती। अब देखो तो संविधान निर्माता बड़े होशियार थे, उन्हें सीएजी के बारे में बस एक बात लिख दिया कि सीएजी की सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी होगी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होगी। इसका मतलब बाकी बात लिखने की आवश्यकता नहीं थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा शर्तें क्या है, उनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो सीएजी के भी होते हैं। और इतना नहीं, सीएजी के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित में भारित होते हैं, और कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। और सीएजी के बारे में तो ये भी है, देखो जैसे आजकल इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जज के बारे में से बातें होती है कि सीएजी को अवकाश प्राप्त के बाद आफ्टर रिटायरमेंट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर स्टेट। वो राज्य के किसी पद में उनकी फिर से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा गया है। वो सारी बातें कौन सी लिखी गई है, संसदीय अधिनियम 70। तो जितने सीएजी के जो सीएजी के अब टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं, तो सेवा शर्तें सारी किस में लिखी गई हैं, 71 में। काम भी 71 के एक्ट में लिखा गया है। यही बच्चों है सीएजी। इसका मतलब है, और इतना इसका मतलब है सीएजी को इतनी ऑटोनॉमी क्यों दी गई है, क्योंकि उसका पद इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, कुछ पद कौन से होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद ऐसा नहीं है। और आप जानते हो न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा, कदाचार और असमर्थता के आधार पे, उसी आधार पे सीएजी को हटाया जाएगा। तो सीएजी और न्यायाधीश की पोजीशन बराबर है। बस एक बात है कि सीएजी को अपने निर्णय के खिलाफ अब सीएजी कोई आलोचना कर सकता है, कंटेम्प्ट हम नहीं ला सकते, लेकिन न्यायालय के खिलाफ तो कंटेम्प्ट लाया जा सकता है। ये सीएजी हो गया बच्चों।
अगला अंतिम है इलेक्शन कमिश्नर। अगर देखा जाए ये त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उच्चतम न्यायालय, इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी। अब जरा देखो बच्चों, निर्वाचन अभी विवाद में भी था, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना बच्चों, ये राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों के लिए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पंचायत से कोई मतलब नहीं है, इसलिए पंचायत के इलेक्शन अपने लॉ से होते हैं। राज्य के 28 राज्यों के अपने अपने कानून है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी आप देखोगे आर्टिकल 324 से 329 तक बात की गई है। अब जानते हो 4-5 आर्टिकल में क्या लिखा जाएगा, लेकिन ये बात तो लिख दी गई है। इलेक्शन कमीशन में कौन होगा? पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, जिसमें राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद क्योंकि अनुच्छेद 324 में बात लिखी गई है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज ऑफ सीईसी एंड अदर कमिश्नर्स। अब अदर कमिश्नर कौन से होंगे बात नहीं लिखी गई है, 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन 1993 से इसमें 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए, 2 सदस्य और बढ़ा दिए गए। इसलिए आज की डेट में 1993 के बाद से इलेक्शन कमीशन इज 3 मेंबर बॉडी, 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें सीसी भी शामिल है। 3 मेंबर बॉडी। नाउ इलेक्शन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी। लेकिन आप जानते हो बच्चों, ये तो संविधान में लिखा गया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस 2 सदस्य को जोड़ने की भी कहानी भी इंपॉर्टेंट थी बच्चों। फिर अब 324 में देखना, 324 में 3 की बात नहीं कही गई है, उसमें केवल ये कहा गया है कि सीईसी और अदर कमीशन हो गए। अब अदर कमीशन 2 होंगे 3 होंगे, प्रैक्टिकली इसको 2 और बना दिया गया। और अभी तो आप देखोगे 2023 में भी सीईसी के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में बाकायदा न्यायिक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। इसकी भी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। टीएन सेशन उस समय बड़े फेमस इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनका एक बड़ा फेमस मतलब सॉरी डायलॉग था कि मैं नाश्ते में रोज एक पॉलिटिशियन खाता हूं। ये उनके बड़े फेमस डायलॉग थे। और उस एक व्यक्ति ने बड़ा इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म कर दिया। और कहानी ये थी कि उस समय हरियाणा के बड़े बहुत कद्दावर नेता थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल इलेक्शन कमीशन से मांग रहे थे, भाई हमें एक चुनाव चिन्ह चाहिए। चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन देता है। इलेक्शन टीएन सेशन ने कहा आपको नहीं मिल सकता नियम के हिसाब से। उन्होंने कहा आप नहीं मिलेगा तो मैं आपको देख लूंगा। टीएन सेशन ने कहा देख लेना भाई। और इसीलिए कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि टीएन सेशन की सख्तियां कम की जाए, 2 इलेक्शन कमिश्नर और रख दी जाए। तो ठीक है, 3 मेंबर बॉडी हो गई। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है, अभी जो अमेंडमेंट जो 2023 में अमेंडमेंट के बाद ऐसा हुआ है कि देखो बच्चों, एक हमारे यहाँ सीईसी होगा, सीईसी प्लस 2 कमिश्नर्स, दो आयुक्त होंगे यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 आयुक्त। लेकिन अब आप जानते हो क्या यही 3 लोग मिलकर इतना बड़ा भारत का चुनाव करा लेंगे? अच्छा, खास बात है, संविधान में क्षेत्रीय निर्वाचन आयोगों का भी प्रावधान है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, कभी T20 पढ़ो, T24 में बाकायदा कही गई रीजनल इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज तक कभी पहले लोकसभा इलेक्शन में क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, उसके बाद कभी क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग तो बने नहीं। लेकिन आप याद रखो, सीसी के नीचे, सीसी इन 3 लोगों के नीचे प्रत्येक राज्य में एक क्या होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये सीईओ होता है। प्रत्येक राज्य में क्या होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो एक आईएएस होता है। एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है 28 राज्य में, जो सीधे अभी संविधान में लिखा गया, व्यवहार की बात ही है। और
प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, ये तो है कि प्रत्येक राज्य में, स्टेट में, तो 28 राज्य में प्रत्येक स्टेट में एक होगा सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और दूसरा होगा जनपद का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ओके, जो डीएम होता है वो जाता है, यानी एक तरीके से कहते हैं जनपद निर्वाचन अधिकारी, इसको ऐसे कहते हैं जनपद, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जनपद निर्वाचन अधिकारी, जो अपने आप में डीएम ही होता है। जो जिलाधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये वैसे काम करता है। उसके साथ तो इलेक्शन कमीशन की खास बात है बच्चों, इलेक्शन कमीशन कोई सचिवालय नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सारे अधिकारियों को हायर करता है। जब इलेक्शन हो जाता है सारे अधिकारियों को हायर करता है, तो इसका कोई अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, यानी परमानेंट अधिकारियों की फौज नहीं है। और परमानेंट अधिकारियों की फौज होना इसलिए भी संभव नहीं बच्चों की 5 साल में एक बार चुनाव होना है, तो सारे परमानेंट अधिकारी क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए हजारों कर्मचारी सरकार से लेता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और अभी 2023 के जो अधिनियम के बाद अभी क्या हो गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति होगी। नाउ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति होगी। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी नाउ देयर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज विल बी लाइक, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज will be likewise of chief, यानी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट, और अब देखो अभी ये कहाँ का आ गया है, 2023 के एक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाया गया है, जिसमें अपॉइंटमेंट की बात भी कही गई है, जिसमें थोड़ा विवाद भी हुआ था। और ये भी कहा गया है कि अब निर्वाचन आयुक्त अवकाश प्राप्त के बाद कोई पद नहीं रह सकते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनको दोबारा पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक बार अगर वो इलेक्शन कमीशन बन गए, पुनः नियुक्ति नहीं होंगे। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन में वो रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल नहीं होंगे। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी गई है, तो जब 23 के एक्ट के बाद की गई बच्चों। और दूसरी बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन यानी सीसी को हटाया कैसे जाएगा, सीईसी को हटाया कैसे जाएगा। हटाने तरीका है जस्ट लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात है। उन्हें हटाने का तरीका है they shall be removed from their office likewise and on the same ground। सीईसी को हटाने का तरीका वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका है। तो they will be removed on the same ground and same manner just like a judge of Supreme Court is removed from his office or their office। आप देखोगे सीसी को हटाए से जाएगा, लेकिन अन्य आयुक्तों कैसे हटाया जाएगा, ये बात बड़ी ध्यान देने की है। हाउ द अदर कमिश्नर्स विल बी रिमूव्ड, जो 2 अन्य आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जाएगा। जो 2 अदर कमिश्नर्स उनको हटाया कैसे जाएगा, उनको हटाया कैसे जाएगा, सिंपल सी बात है, उनके हटाने के लिए सीईसी को पावर दी गई है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव 2 अदर कमिश्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा।
की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटाएगा प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव। अब दो को अलग अलग रखा है। सीसी को हटाने के लिए किसकी भूमिका रख दी गई है? संसद की, क्योंकि न्यायाधीश तो संसद से हटता है। लेकिन बाकी कमिश्नर कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेगा? मुख्य सीसी की, केवल एक निर्वाचन आयुक्त की। और हमारे तो जस्टिस गोपाल आयंगर थे, सॉरी, जब इलेक्शन कमिश्नर गोपाल आयंगर थे तो उन्होंने नवीन चावला को हटा दिया था। अब देखिए, नवीन चावला के अपॉइंटमेंट से बड़ा विवाद आया था। जो विवाद पहले से चल रहा था कि भाई राष्ट्रपति किसी को इलेक्शन कमिश्नर रूप में बना दे, अब इसे डिस्प्यूट का चांस होता है। ये मामला क्योंकि नवीन चावला का नाम शाह कमीशन, बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों, शाह कमीशन वो कमीशन था जो इमरजेंसी की जांच के लिए बना था। इमरजेंसी की जांच, इंदिरा गांधी ने उस समय कैसे पावर को मिसयूज किया था, तो शाह कमीशन उसकी जांच के लिए था। उसने नवीन चावला जो IAS ऑफिसर उस समय दिल्ली में थे, उनके रोल पर बहुत टिप्पणी की थी। और जस्टिस शाह ने कहा था उन्होंने IAS ऑफिसर जैसा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पॉलिटिशियन जैसा काम किया। ऐसे आदमी को आप कैसे सीसी अपॉइंट कर सकते हो? ये विवाद पहले से था। इसलिए आप देखोगे जो नया एक्ट कहता है, जो नया एक्ट है 2023 का जो एक्ट है, वो कह रहा है अब CEC और अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अदर कमिश्नर्स, अन्य आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए अब एक नई प्रक्रिया बना दी गई है। नियुक्त करने के लिए कमेटी होगी हेडेड बाय PM, इसका प्रधानमंत्री हेड होगा, और एक मेंबर ऑफ कैबिनेट, मेंबर ऑफ कैबिनेट और लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग मिलके, ये हमारे इस एक्ट से बदल गया। संविधान में तो लिखा नहीं है, पहली बार हमारे यहाँ। अभी आप देखोगे अब विवाद केवल इसमें है क्योंकि ये मामला अरुण कुमार, ये उच्चतम न्यायालय ने 2023 का एक्ट क्यों आया? क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अरुण कुमार बर्नवाल केस में ये डिसीजन दे दिया, और डिसीजन दिया कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बाकायदा एक कमेटी से होनी चाहिए। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कमेटी से होना चाहिए। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया था? चीफ जस्टिस को भी शामिल कर दिया था कि PM होंगे, चीफ जस्टिस होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। इस बात को सरकार ने नहीं माना। सरकार जो लॉ लाई उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया। फिर मामला फिर से उच्चतम न्यायालय के सामने है, क्या उसमें चीफ जस्टिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? लेकिन सच मानो अभी विवाद का विषय है, लेकिन चीफ जस्टिस की यहाँ जरूरत है नहीं। अरे कमाल की बात है, कोलिजियम में तो जज ने सरकार के लोगों को बाहर कर दिया, और जज यहाँ पे होगा वो तो बात थोड़ी अटपटी दिखती है। इसलिए यदि भाई सीधी सी बात है, जज का यार कार्यपालिका के अपॉइंटमेंट में क्या काम है? लेकिन फिर विवाद का मामला है, अभी उच्चतम न्यायालय इस बात को सुन रहा है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अरुण कुमार, जो सॉरी अनूप कुमार बर्नवाल, नॉट अरुण कुमार, इट वॉज अनूप कुमार। तो अनूप कुमार बर्नवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था उसी बेस पे ये अपॉइंटमेंट तरीका बदला गया है। तो हमारे यहाँ क्योंकि विवाद था, नवीन चावला से लेकर विवाद था, कहीं इलेक्शन कमीशन के रोल पे डिस्प्यूट था, वही ठीक है ला दिया गया। ये है स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन का। अब स्ट्रक्चर इलेक्शन में भूमिका क्या है, काम क्या है, अब जरा देखा जाए। लेकिन बच्चों एक बात देखना, अभी भी आपने देखना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का तो वेतन भत्ता भारत की संचित निर्धारित है। लेकिन इस एक्ट में ये नहीं लिखा गया है, लिखा तो गया है कि न्यायाधीशों जैसा होगा वेतन भत्ता, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि संचित निर्धारित होगा नहीं होगा। तो थोड़ा सा ग्रे एरिया बचा हुआ है। तो आप देखो संविधान क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ
इलेक्शन कमीशन काम बड़े सिंपल है। जो आर्टिकल 324 से 329 तक है, और सीधी सी बात है, व्हाट इज राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा, विधानसभा विधान परिषद। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा लोकसभा, एंड MLAs shall be elected by the election commission of shall be their election shall be conducted by election commission of India। तो संविधान में तो इतनी बात लिख दी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सांसद विधायक का चुनाव सब कौन कर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। लेकिन बच्चों, इसीलिए इतनी बात से तो काम चलती नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसलिए हमारा जो इलेक्शन होता है वो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 से होता है, जिसमें क्या होता है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इससे होता है। डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा, ये और इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 50 से। लेकिन चुनाव का असली खेल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 51। तो असली चुनाव होता है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 51। इसलिए बच्चों इसी से मेरा मामला चलता है। अब देखोगे कैसे कैसे, अब यही रोल है, यानी इसमें क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, इस दल को राष्ट्रीय मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना, काउंटिंग करवाना, जो अभी तक पूरा प्रोसेस चल रहा है वो सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 51 है। इसलिए बच्चों जरा सोच के देखो, केवल संविधान पढ़ के तो आप कुछ जान नहीं पाओगे। अब यही जो बच्चे कुल कुछ कह रहे थे रिप्रेजेंटेशन एक्ट बताओ, तो जो बच्चे से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट है, यही जो कुछ एक्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज हम एक एक्ट कैसे देख सकते हैं। जैसे कि जब हम संविधान देखते हैं तो उसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 51 आ जाता है। इसमें क्या है, इसलिए बाकायदा चुनाव तिथियों की घोषणा करना, हु डिक्लेयर द डेट्स ऑफ इलेक्शंस, चुनाव तिथियों की घोषणा इलेक्शन कमीशन करता है, डेट्स ऑफ इलेक्शन। और बच्चों इतने बड़े देश में जरा सोच के देखो, आपको लगता होगा इलेक्शन डेट घोषणा कौन सी बात है, ना बच्चों, घर में शादी ब्याह कार्यक्रम होता है, सोचो ये हम देखते हैं चुन्नू मुन्नू का एग्जाम तो नहीं है, ये वो आ पाएंगे वो न, अरे भारत इतना विशाल देश है, कहीं ठंडी है कहीं गर्मी है, कहीं एग्जाम है कहीं त्यौहार है, इन सबको देख के इलेक्शन कराया जाता है। कम से कम इलेक्शन कमीशन को फोर्स तो मिल जाए भाई, इलेक्शन का हमारा 10,000 तो 3,000 करोड़ रुपए तो बजट में लिखा गया है, लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ के बीच में खर्च होगा। इतना बड़ा चुनाव होता है, 96 करोड़ मतदाता, और इसमें भी दोस्तों चुनाव की बात नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों सत्ताधारी दल कभी चुनाव हारना नहीं चाहता। अरे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, भाई हॉस्टल खाली नहीं करते थे, पुलिस आदि दौड़ाती थी कि भागो हॉस्टल, तो भाई CM और PM और अपनी ऑफिस कैसे खाली करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी, जितने भी दोस्तों ये सब आलोचना करते हैं कि EVM खराब है, इलेक्शन ठीक नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जरा सोच के देखो, फ्री एंड फेयर, किसी दबाव में नहीं होता, और फेयर, सबको समान मौका मिलता है। अब ये तो बहाने हैं कि EVM खराब है तो क्या खराब है, अरे EVM खराब होती है कर्नाटका में कैसे चुनाव जीत जाते, कांग्रेस से चुनाव जीतते,
तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जीत जाती, पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे जीत जाती। ये तो बच्चों यही बात है कि मैं आउट हो गया तो नो बॉल। ये कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए पार्टी ऐसा काम करती है। अदरवाइज हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का तो कितना बढ़िया काम है, जरा देखो दोस्तों, ये तिथियों की घोषणा करना, इतना ही नहीं, फिर चुनाव प्रचार के समय तय करना, कितना चुनाव प्रचार होगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, बस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का अधिकार उनको नहीं है, रद्द करने का अधिकार नहीं है जो डिमांड किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन। इतना ही नहीं, चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हें मान्यता देना, रिकॉग्नाइज, यानी मान्यता देना का मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी। तो रिकॉग्निशन का मतलब है कि कोई स्टेट पार्टी है, कोई कोई अखिल भारतीय पार्टी है। आज के मैच हमारे यहाँ 6 पार्टी ऐसी नेशनल पार्टी है, बाकी राज्य पार्टी है रिकॉग्नाइज करना। और जो नेशनल पार्टी है वो अपना इलेक्शन सिंबल पूरे इंडिया में एक जैसा यूज करेगी, राज्य पार्टी अपना इलेक्शन सिंबल केवल राज्य में यूज करेंगी। तो आप देखोगे उसके अलावा फिर चुनाव चिन्ह का आवंटन, एलोकेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स। तो चुनाव चिन्ह यानी पार्टी की इलेक्शन सिंबल को, और उसके बाद ही देखना कि चुनाव कैसे फ्री एंड फेयर होता है, कि चुनाव में शराब ना बांटी जाए, चुनाव अच्छे से हो जाए, सारे अधिकारियों को डिप्लॉय किया जाए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे तरीके से लागू की जाए। ये इलेक्शन कमीशन काम है। लेकिन बच्चों, इलेक्शन कमीशन का काम तो हमेशा एक जैसा रहा है। इलेक्शन कमीशन का मूल काम देखना हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 51 में देखो, अब सारा काम हो चुका है। और ध्यान देने की बात है, जो हमारे यहाँ क्या करता है, जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, जो चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करता है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है, गवर्नर। विधानसभा में गवर्नर, प्रेसिडेंट लोकसभा में। लेकिन तिथि की घोषणा करना, गणना करना, मतों गणना, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतों गणना करना, काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है कि भैया कैसे सबको समान अवसर मिले। अब सवाल है कि इस काम पर रोल कैसे हम देखें। तो बच्चों, यही इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो रोल में कैसे चेंज हो जाता है, भूमिका। तो रोल का मतलब है, अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ 1989 से जब से गठबंधन सरकारें आई, वंस वी आर इंटरिंग इनटू फेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अब सवाल है कि जब से गठबंधन सरकार आई तब से चुनाव बार बार होने लगे। नहीं तो बच्चों, 67 के पहले चुनाव तो स्वाभाविक रूप में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक बार होता था, इलेक्शन कमीशन 5 साल में एक बार दिखता था। अब तो जब देखो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक चुनाव आ जाता है। तो ये अब इससे इलेक्शन कमीशन को रोल बढ़ने लगा। और क्यों रोल बढ़ने लगा? क्योंकि इलेक्शन में जाति, धर्म, इलेक्शन कमीशन में अब जाति, धर्म, बाहुबल का प्रयोग होने लगा, यानी मसल पावर, मनी पावर। तो दोस्तों, अब इलेक्शन थोड़ा अलग हो गया। अब इलेक्शन में मनी पावर, कास्ट, मनी पावर, मसल पावर, उसके बाद कास्ट, रिलीजन। अब दोस्तों, ऐसे देश में चुनाव करवा लेना अपने आप में अचंभे से कम नहीं है। जरा सोच के देखो कैसे इलेक्शन कमीशन रूल बदला। अरे भाई, जब कैंडिडेट नेहरू जैसे होंगे, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे होंगे, चुनाव करवाना बड़ा आसान होगा। लेकिन कैंडिडेट अगर ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए, पवन पांडे हो गए, अतीक अहमद हो गए, तो सोचो कौन चुनाव करवाएगा। वैसे हमारे तमन शेफिट उसको करने वाले लोग आने लगे, जितने भी। अब ऐसे ऐसे में तो इलेक्शन कमीशन के इसलिए फ्री फेयर इलेक्शन कराना बड़ा टफ हो गया, और फिर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो चीज़ें बदल गई। जैसे कि आप देखोगे कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, मनी पावर, मसल पावर, कास्ट, रिलीजन। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आई, हर पता चला 96 से 99 के बीच में 3 लोकसभा चुनाव हो गए दोस्तों। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी इसी दौरान अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। इलेक्शन कमीशन काउंटर करने के लिए क्या किया, तो आप देखोगे चुनाव आचार संहिता। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आप को चेंज किया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट,
अब इलेक्शन कमीशन क्या लेकर आ गया? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इलेक्शन कमीशन क्या लेकर आ गया? फोटो आई कार्ड। अब इलेक्शन कमीशन क्या लेके आ गया? पहचान पत्र आ गया। भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम पहचान पत्र भी आ लगेंगे, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब इलेक्शन कमीशन किस बात को नया लेकर आ गया? नोटा। तो देखो इलेक्शन कमीशन ने कैसे अपने रोल बदले और इलेक्शन कमीशन कैसे प्रभावकारी तरीके से उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रयोग किया, फिर फोटो आई कार्ड की बात लेकर आ गया। और अब क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? चुनाव सुधार की बात भी कर रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रहा है, तभी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये नहीं केवल अब जैसे सरकार विधि बनाएगी उसमें जुडिशरी का बड़ा रोल है, क्योंकि थॉमस ली केस से लेकर अनूप कुमार वर्णवाल केस तक अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट किया है, क्योंकि नोटा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और बच्चों इसलिए आजकल तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव बताता है और कहता है कैसे भारत में चुनाव नहीं, किस किस तरीके से कि भारत में चुनाव का परसेंटेज बढ़ाया जाए, चुनाव वोटिंग बढ़ाई जाए। ये इलेक्शन कमीशन है बच्चों, ये इलेक्शन कमीशन की भूमिका है। अब इसमें कुछ फैक्ट आप जो किताबों से देख लेना, ये इलेक्शन कमीशन सीएजी इतना ही है। तो आप बच्चों सब सवाल पूछ लेना और उसके बाद मैं फिर कल से आईआर पढ़ाऊंगा आपको। अब जरा अब बता दो, आप सवाल पूछ सकते हो बच्चों। और आपको बता दूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है लिखा नहीं गया है, ये लॉ नहीं है, बस एक प्रावधान कर दिया गया है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, सत्ताधारी दल को सत्ता में रहने के फायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट के साथ। किसी बच्चे प्रशांत ने पूछा नोटा क्या है? नोटा मतलब नन ऑफ द एबव। भाई चुनाव में दो लोग खड़े हुए हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता तो उसमें नोटा का ऑप्शन है मेरे बच्चे। नोटा क्या कहते हैं ना, रिजेक्टेड ऑल। लेकिन अभी एक नोटा में एक प्रॉब्लम है कि मान लो नोटा नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए तो वो चुनाव रद्द नहीं होगा, दूसरा वोट पाने वाला चुनाव जीत जाएगा। किसी बार पीएससी में 7 सदस्य हर स्टेट के, अरे नहीं नहीं बच्चे, अरे पीएससी में 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, वो हर स्टेट के नहीं होते, राज्यसभा से होते हैं। हाँ हर पार्टी से होते हैं। किसी बच्चे ने पूछा है कि हैदर ने पूछा है कि सीएजी कौन नियुक्त करता है? अरे मेरे बच्चे प्रेसिडेंट। जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं कुछ लॉजिक भी लगाया करो, तो प्रेसिडेंट ही करेगा। किसी बच्चे ने समान सीबीसी एक्ट क्या है? अरे मेरे बच्चे गवर्नेंस में पढ़ लेना। अब आईआर हम कल शुरू करेंगे। अब सीबीसी ये हमारे पार्ट नहीं है, सब गवर्नेंस का पार्ट है, मंत्रालय सीबीसी ये सब गवर्नेंस का पार्ट है, आपको 4th में बताया जाएगा। सर इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट 3 में से मेजॉरिटी की जरूरत होती है या फिर? हाँ मेजॉरिटी हो सकती है, 3 में 2 तो मेजॉरिटी हमेशा होती है। तो सर यूएस में भी सीएजी होता है? अब देखो वैसे तो अकाउंटिंग का सिस्टम हर जगह है, नाम उसका वहाँ उस तरीके का नहीं है, तो हमने इंग्लैंड से ज़्यादा लिया है। अब ज्योति ने पूछा अटॉर्नी जनरल, अरे अटॉर्नी जनरल में सरकारी वकील मेरे बच्चे, सरकारी वकील। किसी ने पूछा सीओ कौन हटा सकता है? देख याद रखना जब एक बार इलेक्शन डेट्स की घोषणा हो जाती है, अधिकारियों का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यही बात तो है, अधिकारियों को ट्रांसफर भी कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर। और हमारे अगर सोचो इलेक्शन कमीशन कर कितना, गुजरात के गिर के जंगलों में पूरे जंगल के बीच में याद रखना एक मंदिर है, एक मंदिर में पुजारी है, इसका वोट लाने के लिए सोचो कितना मशक्कत करनी पड़ती है। अब किसी ने पूछा मनीषा ने सिलेबस, मेरे बच्चे अब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब तुम जाके सिलेबस देख लो। अब तो सीएजी की संसद के मित्र मार्गदर्शन को बता दीजिए, अमन ने कहा है। अरे सीधा मतलब सीएजी की सहायता करना मेरे बच्चे, सीएजी को बताना कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यानी संसद को बताना, पीएससी को बताना कि कहाँ पे ध्यान दो, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। अब सिवाय मेरा बच्चा यूएस के लिए परेशान है, अरे मेरे बच्चे अब यूएस के लिए परेशान मत रहो, आईआर में यूएस बता देंगे। सीएजी अपनी रिपोर्ट किस लिखा है? नोटा का इंपॉर्टेंस, नोटा का इंपॉर्टेंस बात ये है कि दोस्तों जिसको नोटा ज़्यादा मिलेगी उसकी बेइज्जती हो जाएगी, समझ लेना।
इतना ही है। विपिन ने पूछा है आचार संहिता क्या है। अरे मेरे बच्चों, आचार संहिता सिंपल मतलब है डूज एंड डोंट्स। कुछ नियम है जो हर पार्टी के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ये आचार संहिता क्या है? कोई पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में किसी खिलाफ न बोले, पैसा दे के वोट न ले, और सरकार क्या करे, कोई नई कार्यक्रम नीति घोषणा न करे। अब इसे न पॉलिटिक्स रिवीजन कैसे करोगे बच्चे? बार बार देखो, अब रिवीजन करो, बार बार पढ़ो पढ़ो। पूजा ने पूछा सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अरे मेरे बच्चों, सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अरे किसने पूछा सीएजी एजी में? अरे यार, एजी मतलब जो महान्यायवादी होता है वो सरकारी वकील है, उससे सीएजी से कंपेरिजन मत करो। आज का सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चों। अब सिलेबस आज के बाद कंप्लीट, कल से आईआर शुरू होगी। तमंचा जमा करना पड़ेगा पुलिस के पास, इसके हाँ तमंचा जमा। अब किसी सीएजी काम क्या है मैंने तो बता ही दिया बच्चों, सीएजी काम क्या है। प्रेशर ग्रुप नहीं, अरे मेरे बच्चों ये सब गवर्नेंस में सेक्शन है, मंत्रालय विभाग प्रेशर ग्रुप सब गवर्नेंस में है। अब किसी ग्रुप है सीएजी की रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा? भजन करेगा। और क्या करेगा बताओ? इसे यार पानी पिला देना, पानी नहीं रखे। तो मेरे बच्चों, ये बच्चे ने पूछा कि आईआर का, अच्छा आईआर की भी मेरी किताब है बच्चों, भारतीय भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति, इसको देख लेना। वो पढ़ लोगे तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आईआर के लिए। वो किसी बुक को देखो, नोट्स को लास्ट में पढ़ाई, बुक को पहले पढ़ाया जाता है, नोट्स को फिर लास्ट में। एक बुक पढ़ लोगे तो नोट्स। संसद में नेता क्या लिखा है? सीएजी अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट, अरे मेरे बच्चे सीएजी पहले से रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देती है, बताया मेरे बच्चे, लगता है सो रहे सारे। जो मैं बता रहा हूँ वही बात पूछते हो मेरे बच्चों, मैं क्या मानूं? सो रहे हो।